Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class we are going to talk about imperative sentence. अब imperative sentence में क्या होता है कि imperative sentence को उर्दू में हम कहते हैं हुक्मिया जुमले, जहाँ पर हम किसी को ऑर्डर दे देते हैं या किसी को एडवाइस कर देते हैं या किसी को रिक्वेस्ट कर देते हैं या किसी शख्स को किसी काम से मना कर देते हैं। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं imperative sentence को. So let's get started and learn that whether what is imperative sentence. So as पर यहाँ पर मैंने कह भी दिया कि जो हमारे पास imperative sentence है, अब imperative sentences को हम कहते हैं वो वाला हुक्मिया जुमले जिसमें हम किसी शख्स को ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन या एडवाइस कर देते हैं। तो इसके लिए आपने इस्तेमाल कर देना है imperative sentence को. Let me define it for a while that it shows four things. एडवाइस, किसी शख्स को एडवाइस देना, ऑर्डर या ऑर्डर देना, प्रोहिबिशन किसी शख्स को मना कर देना, एंड रिक्वेस्ट. So these are the four things that are shown by putting imperative sentence in your speaking. अगर आप स्पीकिंग में ये imperative sentence इस्तेमाल करते हो तो ये जो हमारे पास चार चीज़ें आप इसी के बात करोगे. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कह दिया एडवाइस, ऑर्डर, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट. यू कैन ऑल्सो कॉल ऑर्डर कमांड. और यहाँ पर जो एडवाइस मैंने लिखा है इसको अगर आप एडवाइस कर दो, कभी कभार आप देख सकते हो ये जो लफ्ज़ है ये ऐसा लिखा होता है कि ADVISE, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपने कर देना है एडवाइजर. और ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका एडवाइस है. तो दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो एडवाइस है ये मैंने एज अ नाउन इस्तेमाल कर दिया, और जो वो एडवाइस है वो एज अ वर्ब आप इस्तेमाल कर ले. फॉर एग्जांपल ही एडवाइज्ड मी, उसने मुझे नसीहत की. तो इसका मतलब होता है नसीहत, और जो एडवाइस है उसका मतलब होता है नसीहत करना. सो यू हैव टू बी क्लियर अबाउट दैट. इसका नसीहत किसी को हुक्म देना, मुमानियत करना और रिक्वेस्ट दरखास्त कर देना. तो इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे ये imperative sentences को. नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर के यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा लिखेंगे आप. तो जो हमारे पास पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसका, इस इम्पेरेटिव का पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी कि आपने लगा देना है बेसिक वर्ब को लगाओगे आप, और उसके साथ ही डायरेक्टली लगाओगे ऑब्जेक्ट को. तो जब बेसिक वर्ब और ऑब्जेक्ट को लगाओगे ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी इम्पेरेटिव सेंटेंस की. बेसिक वर्ब क्या होता है? एक्चुअली वर्ब तो हमारे पास इतने इस तरह के कुछ होते हैं कि आप एक को कहते हैं बेसिक वर्ब, एक को कहते हैं फर्स्ट वर्ब. तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये बेसिक वर्ब हमारे पास क्या है और फर्स्ट वर्ब हमारे पास क्या है. तो जो बेसिक वर्ब है ये होता है एक कोई ऐसा वर्ब जो फेवर फॉर्म में होता है, मतलब जिसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती, जिसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होती, तो आप इसको कहोगे बेसिक वर्ब. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर आप एक बाइक खरीदो और जो उसका जो डेकोरेशन है, टैंकी वगैरह है, वो आपने चेंज नहीं किया, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में है, तो आप इसको बेसिक फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म में कहते हो. तो जो वर्ब हमारे पास फेवर फॉर्म में या ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो आप इसको कहोगे बेसिक वर्ब, मतलब जिसके साथ कोई एडिशन नहीं होती. लाइक मैं एग्जांपल दे दूंगा गो, रन. लेट्स सपोज दीज आर द एग्जांपल जिसके साथ कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा एडिशन इसके साथ नहीं किया है, तो इसको मैं कहूंगा बेसिक वर्ब. तो ये ओरिजिनल फॉर्म में है इसलिए बेसिक वर्ब की. अब जो फर्स्ट वर्ब की बात होती है तो फर्स्ट वर्ब क्या है? फर्स्ट वर्ब हमारे पास, आप बेसिक वर्ब को फर्स्ट वर्ब भी कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वर्ब के साथ अगर आप लगा लो ING या एस लगा लो, ES लगा लो, जो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होते हैं, ING प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होते हैं. तो अगर आप ये इन चीजों का एडिशन कर दो फिर इसको आप बेसिक वर्ब नहीं कह सकते, इसको आप कहोगे फर्स्ट वर्ब. तो ये फर्क है सर में. जिस तरह गो हमारे पास ये बेसिक वर्ब है, इसको आप फर्स्ट वर्ब भी कह सकते हो, लेकिन अगर आप गोइंग कर दो, इसी तरह कर दो, तो ING लग गया. अब ये बेसिक फॉर्म में नहीं रहा, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहा, इसके साथ एडिशन हो गया, तो एडिशन की वजह से आप इसको कहोगे फर्स्ट वर्ब. तो यहाँ पर जो हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पर आप क्या करोगे कि स्ट्रक्चर में जो वर्ब है वो बेसिक ही लगोगे, मतलब इसके साथ कोई एडिशन वगैरह नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल एडवाइस में आपको कर देता हूं कि ओबे योर पेरेंट्स. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेंटेंस, ओबे योर पेरेंट्स. तो ये हमारे पास बन जाएगी एडवाइस. ये मैंने एक एडवाइस कर दिया आपको कि ओबे योर पेरेंट्स. तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेसिक वर्ब डायरेक्टली मैंने ऑब्जेक्ट लगा. अब नेक्स्ट आता है ऑर्डर. हम बहुत दफा इस्तेमाल ये करते हैं, गेट आउट, हम कहते हैं ना गेट आउट. तो ये हमारे पास बन गया ऑर्डर. मैंने आपको ऑर्डर कर दी.
फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन वो जो आता है वो नेगेटिव स्ट्रक्चर में आता है, तो आई विल मेक सेंटेंस लेटर ऑन, बाद में मैं बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आप आस्किंग यू हेल्प मी, हेल्प मी, तो ये मैं आपको कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कि प्लीज मेरी मदद करो। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर की, और मैंने ये चीजें कर दी। अब जब नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात हो रही हो, मतलब वो स्ट्रक्चर जहां पर हम प्रोहिबिशन कर देते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी कि पहले आप लगाओगे डू नॉट को, डू प्लस नॉट को, और उसके साथ बेसिक वर्ब्स को एंड देन ऑब्जेक्ट को। अब ये क्लियर होना चाहिए कि ये डू नॉट, आप डू नॉट नहीं, इसका आपको डोंट कहोगे। क्या कहोगे? डोंट। मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ इस तरह है कि आप इसको प्रोनाउंस करोगे लाइक दिस, डोंट। सो डोंट, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आई एम स्टॉपिंग यू फ्रॉम समथिंग, मैं आपको किसी चीज से स्टॉप करता हूँ, वो ये कि डोंट स्मोक, सिगरेट मत पियो। सो डोंट स्मोक, आई एम जस्ट स्टॉपिंग यू। डोंट मेक नॉइज, don't stop this video, watch this video. So it means that these are the sentences I'm making because I want to advise you or stop you from doing something. तो ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर भी हमारे पास है जो बहुत वेग है, एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब हमारे पास एक और भी है एम्फेटिक और इम्पेटिक, अब दोनों कह सकते हो। एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है? एक्चुअली ये जो एम्फेटिक वर्ड है ये लिया गया है, यहां पर लिखूंगा एम्फसिस से, एम्फसिस और एम्फसाइज, इस वर्ड से। और ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है फोर्स, मतलब फोर्स का मतलब, और इसको आप स्ट्रेस भी कह सकते हो, टू स्ट्रेस ऑन समथिंग और टू फोर्स ऑन समथिंग। अगर आप किसी हुक्मिया जुमले में, मतलब आप किसी ऑर्डर पे, एडवाइस पे, प्रोहिबिशन पे और रिक्वेस्ट पे आप जोर देना चाहते हो, तो फिर आपने कर देना है इम्पेरेटिव, और जो इम्पैटिक है उसको लगा देना है। और इम्पैटिक सेंटेंस में हमेशा आप लगाओगे डू को। तो इसी स्ट्रक्चर में बेसिक वर्ब से पहले आप लगाओगे, तो इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन जाएगी। लेट मी राइट हियर, दिस इज एक्चुअली ई इम्पैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो ये जो इम्पैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये इसकी स्ट्रक्चर डू प्लस बेसिक वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर मैं कहता हूं कि ओबे योर पेरेंट्स, तो अपने वालिदैन की ताबेदारी करो। इमामास, आई एम टेलिंग यू दैट डू ओबे योर पेरेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? डू ओबे योर पेरेंट्स, कि अपना वालिदैन का जरूर ताबेदारी करो। तो जो उर्दू पहचान होगी वो इसकी कुछ इस तरह होगी कि वो से होगी, मतलब लास्ट में आएगा वो, करो, जाओ, गाओ, गाओ, सीखो, खेलो, जो भी है वो आए, तो उसको आप इम्पेरेटिव सेंस कर। इसकी उर्दू की पहचान मत से होगी, और इसकी उर्दू की पहचान भी वो से होगी, लेकिन आप उसके साथ लगाओगे जरूर को, तो ये फिर इम्पेरेटिव इम्पेरेटिव सेंटेंस बन जाती है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये हमारे पास तो सेंटेंस है, और इस पर मैंने भी कह दिया था कि सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है एस वी ओ, और यहां पर अगर हम देख ले तो वी ओ है, एस है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या मसला है कि यहाँ पर डायरेक्टली वी ओ फॉर्मूला है, एस नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा एक नोट के थ्रू पर, कि यहाँ पर आप क्लियर कर दो कि सब्जेक्ट इज हिडन। सब्जेक्ट इज, मतलब यहां पर सब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है? हिडन है। बिकॉज वजह क्या है? अब इट इज अंडरस्टूड, इट इज अंडरस्टूड, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो ऑर्डर है, प्रोहिबिशन है, रिक्वेस्ट है, ये हम एक ऐसे शख्स को करेंगे जो हमारे पास लिसनर होता है, जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है। हम तो वैसे किसी शख्स को एडवाइस नहीं दे सकते जो हमारे पास हो ही ना, या तो आप फोन कॉल पर करोगे तो आप इसको कहोगे मतलब यू। तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है ना हिडन है, क्योंकि वो हमारे पास अंडरस्टूड है, और वो सब्जेक्ट यही है यू। अगर आप इसको लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो, लेकिन अच्छा रहेगा फॉर मोस्ट फॉर्मली आपने यू को हिडन कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि obey your parents, so you obey your parents. Get out, you get out. Help me, you help me. Don't smoke, you don't smoke. Do obey your parents, you do obey your parents. So यहाँ पर still formula is VO, लेकिन ये जो is है ये understood है, तो इसको मैंने कर दिया है hidden। और ये हमारा क्लास है imperative sentence के बारे में, and I'm quite sure about that you have gotten that perfectly, and there should be nothing left, because I know that the presentation, the imperative sentence is very much used, in spoken। यहाँ पर हम इसको ज़्यादातर इस्तेमाल कर देते हैं spoken में।
तो आपने इसको पूरे गौर और लेक्चर को दोबारा वंस अगेन यू शुड वॉच दैट सो दैट इट शुड बी फ्रूटफुल फॉर यू। यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर कोई कहीं पर भी आपको मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कि सर व्हाट्स देयर एंड हाउ डू यू डू दैट, we don't understand, so I will inshallah try my level best to answer you there. See you inshallah in next video. Till then, take care of yourself.